लखनऊ बेंच में आज एक अहम सुनवाई है। पीड़ित परिवार को भी हाईकोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके लिए पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा में हाथरस से लखनऊ के लिए निकल गया है। इनमें पीड़ित के पिता, मां, दोनों भाई और भाभी शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस केस में खुद ही संज्ञान लेते हुए यूपी के आला अधिकारियों को तलब किया था। हाईकोर्ट ने यूपी के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। तो आज 2 बजे सुनवाई होनी है। अहम बात यह है कि हाईकोर्ट ने खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया है और यूपी के आला अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख पा रहे हैं, जिसमें पीड़ित परिवार जो कि हाथरस से लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है और लगभग 1.5 घंटा हो चुका है जब ये परिवार रवाना हुआ है। दोपहर 2 बजे कोर्ट में सुनवाई है, कड़ी सुरक्षा के बीच में। और हमारे सहयोगी अमित सिंह जो पूरा काफिला है उसको फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एसडीएम की अगुवाई में ये काफिला आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी अमित सिंह लाइव मौजूद हैं। अमित, आप पूरे काफिले को फॉलो कर रहे हैं, इस वक्त काफिला कहां पर पहुंचा है? जी जसप्रीत, इस वक्त जो काफिला है वो जो है लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मौजूद है। और देखिए जो एसडीएम है, जो इलाके की एसडीएम जो अभी ट्रांसफर होकर हाथरस पहुंची थी, अंजलि गंगवार, वो इस गाड़ी में यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ इस एसडीएम के गाड़ी के आगे जो है 2 गाड़ियां चल रही हैं। एक सबसे पहले जो आप गाड़ी देख पा रही हैं, वो जो गाड़ी है वो लोकल पुलिस की गाड़ी है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन इलाका होता है वो लोग सबसे पहले चलता है। उसके बाद एक जिप्सी है, फिर एसडीएम की गाड़ी है। एसडीएम की गाड़ी के पीछे जो एक गाड़ी आप देख सकती हैं, उस गाड़ी में जो महिला इंस्पेक्टर पहले बैठी हुई हैं, सब ड्राइवर के ठीक बगल में। उसी गाड़ी में जो भाभी हैं, पीड़ित परिवार की जो सदस्य हैं, जो महिला सदस्य हैं, भाभी और माँ, इस गाड़ी में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इसके पीछे जो व्हाइट कलर की आप गाड़ी यहाँ पर देख रही हैं इस काफिले में, उस व्हाइट कलर की गाड़ी में जो मेल पुरुष हैं, जो पुरुष हैं जो पीड़ित परिवार का, वो मौजूद है। उसके पीछे जो है देखिए जो सीओ है, सर्कल ऑफिसर जो है, वो उसकी गाड़ी है। और सर्कल ऑफिसर की गाड़ी के पीछे जो है एसएचओ की गाड़ी है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षा घेरे में जो है इस वक्त जो है ये काफिला जो है लखनऊ एक्सप्रेसवे पर है। और हम 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। और जो है अभी भी जो है 275 किलोमीटर, तकरीबन 275 किलोमीटर का सफर जो है अभी तय करना है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफिला लगातार बढ़ रहा है और जो उम्मीद कर रहे हैं कि 10:50 या 10:55 के आसपास हम जो है पहुंच जाएंगे लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के पास। 1 बजे तक इन सभी लोगों को हाईकोर्ट प्रेमाइसेस में होना था, पीड़ित परिवार को। और 1 बजे के बाद जो है 2 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में जो है महिला इंस्पेक्टर बैठी हुई है और महिला इंस्पेक्टर के साथ जो महिला सदस्य हैं पीड़ित परिवार की, वो इस गाड़ी में बैठी हुई है। और पीछे जो आप गाड़ी देख सकती हैं, ये व्हाइट कलर की कॉन्वॉय में जो चल रही है, बीच में सीओ जो है इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। और जो पीड़ित परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं, यानी पिता और दोनों भाई, वो उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। और उसके गाड़ी के पीछे भी 2 पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो मौजूद हैं। एक बार मैं दोबारा आपको काफिला ये दिखाने की कोशिश करता हूं। पहले 2 जिप्सियां हैं, 2 जिप्सी के बाद जो एसडीएम की गाड़ी यहाँ पर इस काफिले में है। और जिस तरीके से हमसे कहा गया था कि इस काफिले को एसपी और डीएम भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन एसपी और डीएम फिलहाल इस काफिले में नहीं है। बताया ये जा रहा है कि इस काफिले के पीछे जो है एसपी और डीएम जो है वो भी चल रहे हैं। तो इस तरीके के सुरक्षा घेरे में जो है लगातार जो है पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट के बेंच के सामने ले जाया जा रहा है, प्रशासन लेकर जा रहा है। 5:56 में पीड़ित परिवार को गांव से लेकर प्रशासन निकला था और उसके बाद से 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुका है। तकरीबन 375 किलोमीटर का सफर है पीड़ित परिवार के गांव से लेकर लखनऊ तक का। और इस वक्त हम लखनऊ एक्सप्रेस पर मौजूद हैं। हम यमुना एक्सप्रेस वे को क्रॉस कर चुके हैं, आगरा को क्रॉस कर चुके हैं और अब जो है लखनऊ एक्सप्रेस वे पे मौजूद है। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जो पहला टोल है उसे भी हम क्रॉस कर चुके हैं। और ये देखिए, ये काफिला का सबसे पहले हम मौजूद है जो जिप्सी है। अब इससे देखकर इस तस्वीरों से हमारे दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है ये काफिला किस तरीके से है, सुरक्षा घेरे में किस तरीके से पीड़ित परिवार जा रहा है। सुरक्षा है। और आप सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। ये काफिला जो कि हाथरस से रवाना हुआ है, लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय हो चुका है, क्योंकि हाथरस से लखनऊ की दूरी लगभग 375 किलोमीटर की है। तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। अमित, बने रहिए हमारे साथ। अब आपको हम वो तस्वीरें दिखाते हैं जब पीड़ित परिवार आज सुबह करीब 5:30 बजे गांव से लखनऊ के लिए रवाना हुआ।
आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहते हैं किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है वो इस वक्त अपने घर से बाहर निकल चुका है, दहलीज क्रॉस कर चुका है। आज अहम दिन है हाथरस मामले में, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने उसे पेश होना है और वो जो है पूरा परिवार जो है वो हाई कोर्ट के सामने कहेगा जिस तरीके से जो अंतिम संस्कार देर रात की गई थी उस मामले में जो है सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी पीड़ित परिवार के सदस्यों को पेश होने का आदेश दिया था और उसके बाद जो है प्रशासन जो है इस जो है वो सुबह पहुंच गया है, पीड़ित परिवार को सुरक्षा घेरे में ले लिया है और लेकर फिलहाल हाई कोर्ट के लिए ये यहाँ से निकलने वाले हैं। जो सबसे पहले तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो महिला सबसे आगे चल रही है वो एसडीएम है इलाके की। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंजलि गंगवार एसडीएम है यहाँ पर। अंजलि गंगवार एसडीएम है जो कि इस काफिले में शामिल है, इस कॉन्वॉय में होंगी अंजलि गंगवार। आप और देख सकते हैं पूरा जो पीड़ित परिवार है वो जो है पीड़ित परिवार हमारे साथ। अंजलि गंगवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, कॉन्वॉय में आप शामिल होंगी जी। और मैम कुल जो है एसपी साहब, डीएम साहब भी इस पूरे कॉन्वॉय में होंगे मैम? हाँ, वो भी जा रही है। मैम, आप कितनी गाड़ियाँ होंगी कॉन्वॉय में? रहेगी मैम, कितनी गाड़ियाँ होंगी? पर्याप्त हमारी 6 गाड़ियाँ हैं। सीधे यहाँ से हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। एसपी और डीएम भी जा रहे हैं मैम यहाँ से? सीधे कोर्ट लेकर जाएंगे, ऐसे एसडीएम अंजलि गंगवार का कहना है। और अंजलि गंगवार जो है वो निकल चुकी हैं यहाँ पर और पीछे आप देख सकते हैं पूरा पीड़ित परिवार जो है पुलिस प्रशासन के घेरे में है और 6 गाड़ियाँ होंगी इस पूरे कॉन्वॉय में। और यहाँ से तकरीबन 375 किलोमीटर का डिस्टेंस है हाथरस से लखनऊ का और उसके बाद लखनऊ हाई कोर्ट में पेशी है। तकरीबन 1 बजे के आसपास लखनऊ हाई कोर्ट में पेशी होगी पूरे पीड़ित परिवार को। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भाभी हैं, जो पीड़ित के पिता हैं, पीड़ित के माँ हैं, पीड़ित के दोनों भाई हैं, वो इस वक्त यहाँ आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। काफ़ी अहम दिन है आज हाथरस मामले में और आज हाई कोर्ट में। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बिहार के बक्सर में एक महिला से दरिंदगी की खबर सामने आई है। ये खबर दहला देने वाली है क्योंकि महिला से दरिंदगी के बाद उसके 5 साल के बच्चे की हत्या भी कर दी गई। आरोपी की महिला के गैंगरेप के बाद घटना को अंजाम देने वालों ने उसके बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर दोनों को बांधकर नदी में फेंक दिया। बाद में महिला की तलाश कर रहे उसके परिवार के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी है जबकि महिला गंभीर रूप से जख्मी है। महिला के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसका गैंगरेप किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शनिवार को हुई घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस या फिर डॉक्टर इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि महिला का गैंगरेप हुआ है। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। पत्नी पानी में बिगड़ रहा है, लड़का भी पानी में रहा है, लड़का के पेट में बांध दिए रहे और अतिया के पेटवा पर बांध के और हाथ गोड़ सब बन रहा, मुँह में कपड़ा लगा हुआ रहा है और अतिया के चिलाई ना। वो बैंक गई पैसा निकालने के लिए, डालने के लिए, बीच में उनको आदमी पकड़ लिया, पूरे दिन रखा, रात पूरा रखा है। सुबह में 3 बजे लेकर आहारा में बिक दिया है उनको। तो बच्चा मर गई बा और बेहोश पड़ी थी। इस घटना के बाद बक्सर पुलिस पीड़िता को लेकर बक्सर सदर अस्पताल में इलाज के लिए यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं बक्सर सदर अस्पताल का ये इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर जो परिजन है, जो लड़की के जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर हैं और लड़की का इलाज यहाँ बक्सर सदर अस्पताल में जो तैनात डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं। हमारे साथ पीड़ित लड़की जो है, पीड़ित महिला हैं, उनके पिता हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ घटना हुई थी। सर ये बताइए कि क्या हुआ था आपके बच्ची के साथ? पैसा जमा करे गई चौंगाई स्टेट बैंक में, कुछ गुंडा लोग करा के धर लिहल, पैसा छीने खाती, हत्या करे खाती अभी धरा गई। हम छानबीन कोई ना एक पता चलल, छानबीन कोई ना पता चलल तो हम अपन 7, 8, 9 बजे तक ले अपन एने ओने दौगनी आहे पर हम के करे घरे जाए। बैंक तक आइल बानी तो बैंक ताला लॉक हो गई बा। महिला भी ठीक है, बयान दे रही हैं
और उनके द्वारा भी बयान हमारे थाना प्रभारी के द्वारा कलमबद्ध किया गया है, महिला थाना प्रभारी के द्वारा। उस पर आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या है 1 से 2 दिन में मामला आ जाएगा, जब मेडिकल रिपोर्ट हमको मालूम हो जाएगा। हम इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया। जो कोई बक्सर में हुआ है, इससे घृणित और पार्श्विक कोई कृत्य नहीं हो सकता है। जिस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसके पुत्र की हत्या करके आहर में फेंक दिया गया, उसके एफआईआर पर स्थानीय पुलिस ने नामजद अभियुक्तों में एक की गिरफ्तारी कर ली है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए दबिश बनी हुई है। बहुत जल्द दूसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार होगा। जिस तरह से बक्सर में घटना घटी है और एक महिला ने कहा है कि सामूहिक बलात्कार उनके साथ हुआ है और एक बच्चे का भी, उनके बच्चे का भी सब मिला है, ये पूरा जांच का विषय है कि आखिर इस घटना के लिए जिम्मेवार कौन है। शासन और प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। लिख लो नीतीश कुमार कुशासन, कुशासन बाबू। तुम्हारे सरकार में इस तरह इज्जत लुट रही है बेटी की। बेटा उस बच्ची का इसलिए मार दिया जाता है कि बेटी विरोध करती है बलात्कार का। शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को। आज वहां जंगल राज, अपराधियों का बोलबाला है। सुशासन है बिहार में। अभी सब आप आरोप लगा करके सुशासन पर उंगली उठा रहे हैं, सुशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार यही कहेगी। जिस तरह से ये लोग दुहाई देते हैं सुधार, रोज की ये घटना हो गई है। कोई ऐसा नहीं है कि बक्सर की घटना अपवाद है। मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का। पटना शहर में, राजधानी में तड़ AK-46 का इस्तेमाल होता है, AK-56 का इस्तेमाल होता है कि SIT का गठन किया गया है, ये होगा वो होगा। क्या भारत ने दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का तोड़ निकाल लिया है? ये दावा सोशल मीडिया पर हो रहा है और दावा है कि ऐसा कि जिस S-400 पर चीन को इतना गुरूर है, उसका तोड़ पूरी तरह से स्वदेशी है, 100% शुद्ध भारतीय। वायरल हो रहे इस दावे में कितनी सच्चाई है? One master, I'm safe. Item away, Magnum. हिंदुस्तान का नया महारथी, जिसकी ताकत के आगे दुश्मन पनाह मांगेगा। तबाही का नया नाम जो पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देगा। चीन की S-400 वाली चाल को नाकाम कर देगा। इस मिसाइल के पास दुश्मन की हर चाल का जवाब है। क्योंकि इसे पकड़ना रडार के बस की बात नहीं। हिंदुस्तान को आंख दिखाने वाले को ये पल भर में नेस्त नाबूद कर देगा। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 2, 1, launch।
ये है हिंदुस्तान की रुद्रम शक्ति यानी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल चीन के S-400 की काट है। सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो भी देखिए। भारत ने अब चीन के S-400 की काट निकाल ली है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के रडार, जैमर और कम्युनिकेशन सिस्टम को ही ध्वस्त कर देगी। वायरल खबर की पड़ताल के लिए हमने इस खबर को सोशल मीडिया पर खंगाला। पड़ताल के दौरान हमें भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग का प्रेस नोट मिला, जिसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के बारे में जिक्र किया गया है। भारत ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की बनाई यह मिसाइल सुखोई 30 से छोड़ी गई। यह मिसाइल टेस्ट भारतीय वायुसेना के लिए था। रुद्रम का सुखोई से सफल परीक्षण किया गया और इसका रेडिएशन टारगेट पर पिन पॉइंट निशाना लगा। चीन भले ही भारत पर युद्ध का दबाव बना रहा हो, लेकिन भारत ने यह तय कर लिया है कि वो अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारतीय सेना चीन को हर हाल में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का परीक्षण बेहद खास है और मतलब भी साफ है कि भारत ने कूटनीति से लेकर सैन्य तैयारियों तक चीन को पूरी तरह से घेर लिया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम हिंदुस्तान का एक ऐसा हथियार है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। एक ऐसी मिसाइल जिसकी काट चीन के पास भी नहीं है। हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं, उसकी वजह भी जान लीजिए। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश की सीमा में फाइटर जेट से हमला करता है तो सबसे पहले इस हमले की सूचना उस देश के रडार ग्राउंड कंट्रोल को दे देते हैं। जिसके बाद उस फाइटर जेट को निशाना बनाने के लिए जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल को दागा जाता है। इस पूरे सिस्टम को सैम सिस्टम कहा जाता है। भारत की रुद्र शक्ति रुद्रम इसी सिस्टम को निशाना बनाएगी। तो जब रडार ही नहीं रहेगा तो दुश्मन को हमले के बारे में बताएगा कौन? और फिर हमला करना इतना आसान हो जाएगा कि भारत अपने किसी भी हथियार से दुश्मन पर हमला कर सकेगा, जिसका दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं होगा। रुद्रम 250 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को उड़ाने की क्षमता रखती है। लेकिन क्या रुद्रम मिसाइल S-400 डिफेंस सिस्टम की दौड़ बन सकती है? बेशक बन सकता है, क्योंकि S-400 जैसा खतरनाक और घातक प्रणाली भी उन रडार्स पे ही डिपेंड करती है। और वो रडार अगर ध्वस्त हो जाते हैं तो समझिए इस सिस्टम की आँख, नाक और कान खत्म हो गए। अब ये S-400 हमारे विमानों को, मिसाइलों को पहचान ही नहीं पाएगा, ढूंढ ही नहीं पाएगा और ये S-400 पर किसी काम का नहीं रह जाता। 140 किलो वजन वाली इस मिसाइल में एक और खास बात है। भारत में बनी ये पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। रुद्रम दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लंबी दूरी से निशाना लगा सकती है।
इसके अलावा ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ भी कारगर है, क्योंकि इस मिसाइल में सेंसर लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढते हैं। इसलिए ये दुश्मन की मिसाइल के पास ही फट जाती है और उसका काम तमाम हो जाता है। साफ है, अब चीन की कोई भी कारस्तानी काम नहीं आएगी। अगर धोखे से भी चीन ने धोखा देने की साजिश रची तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलना तय है जिसके बारे में शी जिनपिंग और उनके संगी साथियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाथरस केस के सहारे यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने के आरोप में मथुरा से पकड़े गए पीएफआई से जुड़े 4 लोगों से ईडी भी पूछताछ कर सकती है। ईडी इन चारों आरोपियों से मथुरा जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है। ईडी इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इस पूरी साजिश के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी। बताया गया कि पूछताछ में अगर अहम सुराग हाथ लगे तो ईडी भी केस दर्ज कर सकती है। कुछ दिनों पहले ही पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। इनमें एक बहराइच का रहने वाला मसूद जामिया का छात्र बताया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बंदूकों और पिस्तौलों की बिक्री ने रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी से जूझ रही है, लेकिन न्यूयॉर्क में आसमान छूती मांग ने हथियार व्यापारियों की चांदी कर दी है। और हाल यह है कि सामने आई तस्वीरों में बंदूकों की एक दुकान के बाहर लोग कतार में खड़े दिखे। A lot of people are going to be out of work. Some people may resort to robbery, and I want to be able to protect my home, my family. दुकानदारों का दावा तो ये तक है कि उन्होंने 6 से 9 महीने का माल महज 2 महीने में ही बेच डाला। इस वजह से कुछ दुकानें लगभग खाली ही नजर आईं। Crime rates are going up, and people are afraid of home invasion. बताया गया कि न्यूयॉर्क में फरवरी में कोरोना के फैलने के वक्त से ही बंदूकों की मांग बढ़नी शुरू हुई और जून आते आते बिक्री में ऐसा उछाल आया कि पिछले साल के मुकाबले 121% ज्यादा बंदूकें बिक गई। बंदूकों की रिकॉर्ड बिक्री के पीछे वहां कोरोना के कारण मंदी, रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन और राष्ट्रपति चुनाव को वजह माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के झांसी से, जहां झांसी पॉलिटेक्निक परिसर में छात्रा के रेप मामले में मुख्य आरोपी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। घटना कल की है जब पीड़ित छात्रा पॉलिटेक्निक परिसर में अपने एक दोस्त से मिलने गई थी। आरोप है कि वहां 12 से ज्यादा छात्रों ने लड़की को घेर लिया। आरोप है कि इसके बाद छात्रा और उसके दोस्त के साथ जमकर मारपीट की गई। उनमें से एक ने उसका रेप किया। आरोप है कि इस बीच बाकी के लड़कों ने छात्रा का वीडियो भी बनाया। ये बात है कि पॉलिटेक्निक में जो हमारे बॉयज़ हॉस्टल है और पॉलिटेक्निक की जो मेन एरिया है उन लोगों के लिए तो एक काउंसलिंग सेशन तो दिया जाएगा और वहाँ पे जो भी है ट्रेसपासर्स का एक अधिनियम जो भी पहले से जो बनी है उसको 100% अनुपालन करने की व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित करा देते हैं। पिता की मेडिकल हो चुकी है और उनके परिवार के जो सदस्यों के साथ सुपुर्द कर दिया गया उस सुरक्षित है और उनकी जो मानसिक भी चोट लगी है उसके लिए काउंसलिंग भी किया जा रहा है और अन्य जो मुलजिम बचे हुए हैं जो प्रकाश में और लोग आए हैं उनको पकड़ने हैं तो हमारे 12 टीम्स फील्ड में काम कर रहे हैं। इनको हम लोग तत्काल न्यायिक हिरासत में कल तक भेज देंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके इनको सजा दिलाने की पूरी प्रयास रहेगी। फ्रांस के 7वें सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर नीस से एक दिन दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें वहां आई बाढ़ में एक पुल समाता दिखाई दिया, जिसके बाद जोरदार धमाका भी हुआ। फ्रांस में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद वहां के कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसने वहां काफी तबाही मचाई और इसे साबित करने के लिए नीस शहर से आई ये तस्वीर ही काफी है। भारी बारिश के बाद उफनती नदी पुल के एक बड़े हिस्से को अपने साथ बहा ले गई। सड़क किनारे खड़ा बिजली का एक खंभा भी उखड़कर पानी में समा गया, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका होता दिखा। धमाका होते ही वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई। पुल के नीचे से रह रहकर चिंगारी उठती रही और धुआं भी उठता नजर आया। हालांकि घटना के वक्त सभी लोग उस पुल से काफी दूर खड़े थे, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने पल भर में एक बड़े पेड़ को भी उखाड़ दिया और उसे अपने साथ बहा ले गया। मौके पर एक खुदाई करने वाली मशीन भी नजर आई जो कुदरत के इस कहर को देख बीच रास्ते से ही लौट गई। यूपी के देवरिया में कांग्रेस उम्मीदवार को टिकट देने का विरोध कर रही एक महिला कार्यकर्ता की पिटाई कर दी गई। महिला कार्यकर्ता ने देवरिया सदर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मुकुंद मणि भास्कर को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की।
और जब पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक समेत कई नेताओं के सामने अपना विरोध जताया तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेसी नेताओं समेत कई कार्यकर्ता उस महिला पर टूट पड़े। हालांकि कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिखाई दिए, लेकिन वैसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। यही वजह रही कि उस महिला को पीटते पीटते कांग्रेस दफ्तर से बाहर ले जाया गया। बाहर भी कई लोग उसे और पीटने के लिए लोगों को उकसाते रहे। बाद में उस महिला ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ आरोप भी लगाया। आपने जो टिकट दिया है एक रेपिस्ट को दिया है, आप किसी और को दे दीजिए जिसका चरित्र सही हो। ये बात कहते ही कि वहाँ पर जो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मारपीट शुरू कर दिया। कांग्रेस की इस महिला कार्यकर्ता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक भी पहुँच गया। आयोग ने मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इजराइल से एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई जिसमें एक 8 साल की बच्ची खतरनाक अजगर के साथ स्विमिंग करती दिखाई दी। अपने इस कारनामे की वजह से ये बच्ची आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि सामने आए वीडियो में वो 11 फीट लंबे अजगर के साथ पानी में ऐसे मस्ती करती नजर आई जैसे कोई आम बात हो। एक बार तो बेखौफ बच्ची ने अजगर को पकड़ भी लिया। बताया गया कि वो अजगर पालतू है और कई साल से बच्ची के घर में है। मगर सिर्फ अजगर ही नहीं, वीडियो में बच्ची एक दूसरे सांप के साथ भी खेलती नजर आई, बल्कि उसका घर ही एक छोटा चिड़ियाघर नजर आया। वहाँ बकरी, बतख और कई अलग अलग प्रजातियों के पक्षी भरे दिखे। दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने की मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने की मंजूरी दे दी। हालांकि त्योहार के समय 31 अक्टूबर तक मेले और कार्यक्रम वाली जगह के अंदर या बाहर खाने के स्टॉल और रैली समेत जुलूस निकालने पर रोक जारी रहेगी। मुंबई में सड़क हादसे में गाड़ी पलट गई, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया। बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सामने से आ रही एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हैदराबाद में एक पुरानी इमारत गिर गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। वहीं जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल के लोग घटना वाली जगह पहुंचे और फंसे लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में चोरों ने एक मकान से नकदी और जेवरात चुरा लिए। बताया गया कि वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी घर में घुसे और चोरी का सामान लेकर फरार हो गए। हाथरस कांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज एक अहम सुनवाई है। पीड़ित परिवार को भी हाईकोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके लिए पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा में हाथरस से लखनऊ के लिए निकल चुका है। इनमें पीड़ित के पिता, मां, दोनों भाई और भाभी शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस केस में खुद ही संज्ञान लेते हुए यूपी के आला अधिकारियों को तलब किया था। हाईकोर्ट ने यूपी के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब पीड़ित परिवार आज सुबह करीब 5:30 बजे गांव से लखनऊ के लिए रवाना हुआ। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहते हैं किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है वो इस वक्त अपने घर से बाहर निकल चुका है, दहलीज क्रॉस कर चुका है। आज अहम दिन है हाथरस मामले में, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने उसे पेश होना है और वो जो है पूरा परिवार जो है वो हाई कोर्ट के सामने कहेगा जिस तरीके से जो अंतिम संस्कार देर रात की गई थी उस मामले में जो है सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी पीड़ित परिवार के सदस्यों को पेश होने का आदेश दिया था और उसके बाद जो है प्रशासन जो है इस जो है वो सुबह पहुंच गया है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा घेरे में ले लिया है और लेकर फिलहाल हाई कोर्ट के लिए ये यहाँ से निकलने वाले हैं। जो सबसे पहले तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो महिला सबसे आगे चल रही है वो एसडीएम है इलाके की। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंजलि गंगवार एसडीएम है यहाँ पर। एक अंजलि गंगवार एसडीएम है जो कि इस काफिले में शामिल है, इस कॉन्वॉय में होंगी अंजलि गंगवार। आप और देख सकते हैं पूरा जो पीड़ित परिवार है वो जो है पीड़ित परिवार हमारे साथ अंजलि गंगवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, कॉन्वॉय में आप शामिल होंगी जी। अब मैम कुल जो है एसपी साहब, डीएम साहब भी इस पूरे कॉन्वॉय में होंगे मैम? हाँ, वो भी जा रही है। मैम आप
कितनी गाड़ियाँ होंगी कॉन्वॉय में रहेगी मैम? कितनी गाड़ियाँ होंगी? पर्याप्त हमारी 6 गाड़ियाँ हैं। सीधे यहाँ से हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। एसपी और डीएम भी जा रहे हैं मैम यहाँ। सीधे कोर्ट लेकर जाएंगे, ऐसे एसडीएम अंजलि गंगवार का कहना है। और अंजलि गंगवार जो है वो निकल चुकी हैं यहाँ पर। और पीछे आप देख सकते हैं पूरा पीड़ित परिवार जो है पुलिस प्रशासन के घेरे में है। और 6 गाड़ियाँ होंगी इस पूरे कॉन्वॉय में। और यहाँ से तकरीबन 375 किलोमीटर का डिस्टेंस है हाथरस से लखनऊ का। और उसके बाद लखनऊ हाई कोर्ट में पेशी है। तकरीबन 1 बजे के आसपास लखनऊ हाई कोर्ट में पेशी होगी पूरे पीड़ित परिवार को। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भाभी हैं, जो पीड़ित के पिता हैं, पीड़ित के माँ हैं, पीड़ित के दोनों भाई हैं, वो इस वक्त यहाँ आप तस्वीरों में आप देख सकते हो। काफी अहम दिन है। 80 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हम तय कर चुके हैं पीड़ित परिवार के गांव से। और लखनऊ जाने वाले रास्ते पर इस वक्त मौजूद हैं। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 7:08। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा काफिला है वो लखनऊ के लिए चल पड़ा है। और इस वक्त हम ये जो है लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है ये पूरा कॉन्वॉय जो है ये आगे बढ़ता हुआ लगातार। और इस कॉन्वॉय में जो आला अधिकारी हैं, एसडीएम रैंक के अधिकारी इसमें मौजूद है। हालांकि हमें कहा गया था कि डीएम और एसपी भी इस कॉन्वॉय को ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है डीएम एसपी इस कॉन्वॉय को ज्वाइन नहीं किए हैं। एसडीएम की गाड़ी जो है पहले 2 जिप्सी चल रही है कॉन्वॉय में, आप देख सकते हैं। उसके बाद एसडीएम जो है वो बैठी हुई है इस गाड़ी में। जो इलाके की एसडीएम है वो बैठी हुई है, गंगवार वो बैठी हुई है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं एसडीएम है। और है बीच में एसएचओ की गाड़ी में पीड़ित परिवार की जो महिला सदस्य हैं वो बैठी हुई है। महिला जो इंस्पेक्टर हैं वो पहले बैठी हुई है ड्राइवर के बगल में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसमें जो है पीड़ित परिवार की जो महिला सदस्य हैं वो जो भाभी हैं आप देख सकते हैं काफिले में। और इसके पीछे जो गाड़ी आपको सफेद रंग की दिख रही है उस गाड़ी में जो है पीड़ित परिवार के जितने भी मेल हैं वो यानी पुरुष हैं वो उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। और काफिला लगातार लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ता हुआ। और इस वक्त जो समय हो रहा है 7:09। हम तकरीबन 80 किलोमीटर से ज्यादा का सफर इस वक्त हम तय कर चुके हैं। और 1 बजे तक पीड़ित परिवार को जो है वो पेश होना है पीड़ित परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने। और इसी वजह से जो देखिए पूरी सुरक्षा घेरे में जो है पीड़ित परिवार को लेकर जाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे पीड़ित परिवार का, उसके बाद जो है इस तरीके से सुरक्षा घेरे में पीड़ित परिवार को लखनऊ बेंच के सामने ले जाया जा रहा है। तो वहीं हमने देखा था कि गाँव में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगा दिए गए थे प्रशासन की तरफ से। 8 सीसीटीवी कैमरे प्रशासन की तरफ से लगाए गए थे। और ये जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हम काफिले के साथ लगातार चल रहे हैं और हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। चीन के फुजियान में समंदर पर दुनिया के सबसे लंबे रोड रेल पुल का ट्रायल शुरू किया गया। इसे समंदर पर बना दुनिया का सबसे लंबा पुल बताया जा रहा है, जो फुजियान प्रांत के फुजोउ और पिंगटान इलाकों के बीच की दूरी को 30 मिनट तक कम कर देगा। इसके अलावा ये पुल और भी कई शहरों को आपस में जोड़ेगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी जताई गई। सामने आई कुछ तस्वीरों में यह पुल रंगीन रोशनियों में नहाया दिखा। इस पुल पर बुलेट ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बड़े आराम से दौड़ पाएंगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों ने वेतन की मांग पर प्रदर्शन किया। बताया गया कि अस्पताल के डॉक्टरों समेत सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिस पर डॉक्टरों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया। अपना काम छोड़कर डॉक्टर अपने बकाये वेतन की मांग पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। खबर है कि वेतन के मुद्दे पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। कोरोना काल के बीच जो डॉक्टर्स दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं वो अब सड़क पर उतरकर अपनी तनख्वाह की मांग कर रहे हैं। बताया गया कि इस हड़ताल की वजह से हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया है। कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली की अगुवाई पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने की, जिसके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता और किसान अलग अलग ट्रैक्टरों पर सवार दिखे। नए कृषि कानून के समर्थन में सड़क पर ट्रैक्टरों का हुजूम नजर आया।
कार्यकर्ताओं ने उस ट्रैक्टर पर पार्टी के झंडे भी लगा रखे थे। इस रैली के सबसे आगे कुछ लोग ढोल बजाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने इन कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। बीजेपी की इस रैली की वजह से सड़कों पर दूसरी गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। कहीं कहीं तो ट्रैफिक जाम भी हो गया। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाला थाईलैंड का फुकेट द्वीप कोरोना महामारी की वजह से वीरान हो गया। इस खतरनाक बीमारी ने वहां के पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ दी। क्योंकि कभी सैलानियों से खचाखच भरी रहने वाली इस जगह पर अब सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं। जिन बारों में कभी पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, अब वहां बस खाली कुर्सियां और वहां काम करने वाले लोगों के मायूस चेहरे ही नजर आए। पर्यटन कारोबार से जुड़े ज्यादातर लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कोरोना की वजह से वहां के 3000 होटलों और तकरीबन सभी रेस्टोरेंट का धंधा पानी चौपट हो गया। समंदर किनारे इक्का दुक्का लोग ही टहलते नजर आए। कोरोना ने वहां की पूरी रौनक ही खत्म कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके में आतंकवादियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। 2 से 3 आतंकवादी हैं जिनको घेरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर श्रीनगर के रामबाग इलाके में इस वक्त आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है और बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। किस संगठन से ये आतंकवादी जुड़े हुए हैं अभी ये साफ नहीं है, लेकिन अभी मुठभेड़ चल रही है और दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है।